नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 1500 क्वेश्चन की सीरीज दी है। उस सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हैं आज हमको पता चलने वाला है। हाँ बिल्कुल, हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, है ना, कैसे आंसर आपके गलत हुए, कैसे आपके आंसर सही हुए। तो इन सब बातों को हम इसमें देखने वाले हैं और क्वेश्चंस का बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं, है ना। पहली चीज आपको बता दी कि जो 11 तारीख का जो पेपर आया है वो लाइट, मतलब बहुत बहुत इजी नहीं कहेंगे, फिर भी इजी पैटर्न का क्वेश्चंस आए थे, उसमें जितने भी आए थे। अगर आप लोगों ने हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी तो देखिए उन सीरीज में से बहुत सारे प्रश्न इस सेट में आए हुए। अभी बाकी के सेट हमने देखे नहीं है, उन सेट्स के वीडियो भी हम लगातार रोज रोज लेकर आएंगे, है ना। या हो सके एक दिन में 2 डालेंगे और जल्दी से हम खत्म कर देंगे सारे सेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में क्वेश्चंस है, इसमें पहला प्रश्न है, याद रखिएंगे 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो मॉर्निंग में हुआ था वो वाला, है ना। इसमें पहला प्रश्न है कि यदि एमएस वर्ड में एग्जामिनेशन शब्द पर टॉगल केस अप्लाई किया जाता है तो क्या परिणाम होगा। देखिए टॉगल केस के लिए हमने पहले बता दिया है ना। टोटल जितने भी हमारे पास चाहे सेंटेंस केस हो, टॉगल केस हो, है ना, ईच वर्ड कैपिटलाइज हो, अपर केस हो, लोअर केस हो, पांचों केसेस में हम लोगों ने बहुत डिटेल में हमारे जो वीडियोस आए हैं उसमें हमने बात करी हुई है ना। तो उसी में से एक प्रश्न है, ये बोल रहा है कि इस वर्ड को अगर टॉगल केस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कैसा परिणाम आएगा। तो टॉगल केस में क्या होता है कि जो लेटर कैपिटल होता है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल। तो जैसे यहाँ पे हमको ई दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है हमको, कैपिटल दिख रहा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल। बाकी जितने स्मॉल लेटर है ये बदल जाएंगे किसमें, कैपिटल में बदल जाएंगे, है ना। तो देख लीजिए एग्जामिनेशन में ई हमको चाहिए छोटा और बाकी सारे कैसे चाहिए, अपर केस में चाहिए। तो देखिए ई दे रहा है स्मॉल केस में और बाकी सारे वर्ड कैसे हैं, कैपिटलाइज, है ना। तो ये आंसर बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, खालिस्तान इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो कंप्यूटर को कोई टास्क करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हमके, इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, या तो हम इनको बोलते कमांड या इनको बोलते निर्देश। और हम लोगों ने देखा है हमारे वीडियोस में कि निर्देशों का समूह या कमांड्स का समूह क्या कहलाता है, तो वो प्रोग्राम कहलाता है ना। तो प्रोग्राम बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वैसे ही हमने देखा है कि प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, तो प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पे देखा है, और एक जैसे सॉफ्टवेयरों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वीडियोस में देखे हुए हैं, तो ये प्रश्न वहां से और सा। अगला प्रश्न है हमारे पास में 3rd नंबर का, फैट का अर्थ खालिस्तान एलोकेशन टेबल होता है। देखिए ये हम लोगों ने बात करी, हमने फैट पे बात करी है, हमने एनटीएफएस से बात करी है ना, कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या तो वो फैट यूज करेंगे, एनटीएफएस यूज करेगा। तो हमने फैट के लिए देखा था कि XP98 ये सब फैट फाइल एलोकेशन टेबल को यूज करते हैं, है ना। और बाकी जो रहते हैं वो जैसे 7 और इसके बाद के एनटीएफएस को यूज करते हैं, है ना। तो फैट में एफ जो है हमारा, इसके लिए क्या आएगा भैया, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। तो ये फाइल प्रबंधन का, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और हमने पहले भी बोला है सारे वीडियोस में, भैया फुल फॉर्म तो पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम क्रैक करना है तो फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज तो हमको पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये प्रश्न वहां से रहा। अगला प्रश्न है 4th नंबर का, कि वर्ल्ड वाइड खालिस्तान वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर स्टैंडर्ड प्रत्येक अक्षर संख्या या प्रतीक को दर्शाने के लिए 4 बाइट्स, है ना, दर्शाने के लिए 4 बाइट्स 32 बिट्स, है ना, तक का उपयोग करता है। तो यहां पर हमारे पास दे रहा है ये वाले ऑप्शन। देखिए इन ऑप्शंस के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप में पीडीएफ डाली, टेलीग्राम पे डाली हुई थी, अभी शायद हट गई है, वाट्सएप पर डाल देंगे, है ना। तो ये जो आंसर है इसका, ये हमको यूनिकोड है। यूनिकोड क्या यूज करता है, 4 बिट के लिए, है ना, मतलब 32 बिट्स और 4 बाइट्स के नंबर्स यूज करता है ना। उसमें बहुत लंबा चौड़ा टेबल है, वो टेबल हमने अपलोड किया था, है ना। अभी हम फिर से उसको अपलोड कर देंगे, वो टेबल हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत लेंथी टेबल होता है, इतना इजी नहीं होता। उसमें हमको आस्की कोड भी मिलते हैं, बाइनरी कोड भी मिलते हैं, हेक्साडेसिमल कोड भी मिलते हैं, है ना।
ऑक्टेल भी मिलते हैं, तो सारे के सारे उसमें नंबर्स हमारे पास में होते हैं। एक बार हम आपको फिर से डाल देंगे, उसको तैयार कर लीजिएगा, है ना, जो लोग अब अगली बार एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? ऐसा का ऐसा प्रश्न हमारे वीडियो में भी है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, है ना। रिसेंटली हमने इनपुट आउटपुट के जो वीडियो डाले थे उसमें आपको मिल जाएगा स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। तो हमको पता है स्कैनर कैसा है, एक इनपुट डिवाइस है ना, इमेजेस या चित्रों को या ग्राफिक्स को कंप्यूटर में सेव करने के लिए, इनपुट देने के लिए, स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वहां से प्रश्न हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस खालिस्तान संभव बनाते हैं। क्या करते हैं भैया आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं कि हमने कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो डाटा मिला वो डाटा हमको क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा, या तो सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएगा या फिर हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो डेटा व्यू करना, मतलब डेटा हमको दिखा रहा है मॉनिटर पे, आउटपुट दिखा रहा है, तो क्या हो गया, आपको विजुअल्स आ रहे हैं, दिख रहा है, सॉफ्ट कॉपी हो गया, है ना। फिर क्या आ रहा है, प्रिंट करना, मतलब प्रिंट भी हो रहा है, प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या मिल रहा है हमको मिल रही है हार्ड कॉपी। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस हमको आउटपुट ही देंगे, या तो सॉफ्ट कॉपी में देंगे या फिर हार्ड कॉपी में देंगे, बस इतना ही याद रखना है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पैकेज की कौन सी फाइल यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है कि सॉफ्टवेयर विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह आचरण करता है? देखिए ये किसके लिए पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए पूछ रहा है ना। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि वो विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार आचरण करेगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइलें क्या होती है भैया, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें मतलब कि ऐसी कस्टमाइज फाइलें जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष परिस्थिति में एग्जीक्यूट होती है ना। तो कस्टमाइजेशन जैसे हम लोग भी कस्टमाइज करते हैं कि हमने को मान लो कोई हम मूवी देख रहे हैं तो हमको फुल स्क्रीन चाहिए, तो हमने क्या किया उस समय, हमने उस स्क्रीन को फुल स्क्रीन किया, तो हमने हमारे अकॉर्डिंग क्या किया कि उसको कस्टमाइज किया। ऐसे ही अगर प्री डिफाइन होगा तो जैसे ही वीडियो आएगा, कोई कंटेंट आएगा, वो अपने आप आपकी फुल स्क्रीन पे हो जाएगी। ये कैसा होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में उसके लिए फाइलें डाली गई होगी, तब ही होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से आप सिर्फ एक शब्द याद रखिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि हमारे अकॉर्डिंग की गई सेटिंग्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मेल मर्ज प्रोसेस के दौरान एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से किस डॉक्यूमेंट में बेसिक टेक्स्ट होता है जो सभी आउटपुट डिवाइस में समान होता है? मतलब बेसिक टेक्स्ट होता है जो सभी आउटपुट में कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो भैया वो क्या होगा, देखिए जब हम मेल मर्ज यूज कर रहे थे, मेल मर्ज में हम कोई लेटर टाइप करेंगे जो हमको मल्टीपल लोगों को भेजना होगा, 100 200 1000 2000 3000 लोगों को भेजना होगा, तो वो जो एक लेटर होगा ना वो सबके लिए कैसा होगा, एक जैसा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसिप्ट लिस्ट तो अलग अलग होगी, अलग अलग लोगों को भेजना पड़ेगा ना। इसी के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, लेबल्स बनेंगे, है ना, जो उस पर पर्ची लगती है लिफाफे के ऊपर, तो ये सब अलग अलग होंगे, है ना। डाटा सोर्स भी कैसा होगा, डाटा सोर्स भी अलग होगा कि हम कहां से क्या ले रहे हैं, है ना, रिसिप्ट कौन सी फाइल ले रहे हैं, लेबल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एनवेलप के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ये अलग होगा। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है आपका, जो लेटर आपने तैयार किया है 100 लोगों को नए साल की ग्रीटिंग भेजने के लिए, ग्रीटिंग जो तैयार करी है आपने, वो तो सबके लिए एक जैसे रहने वाली है, और वो ही क्या होगा, मेन कंटेंट होगा या मेन डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे सही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो लोग जरा कमेंट करके बता देंगे कि हमारा पेपर निकल गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका नहीं है? मतलब कि इसमें से जितने तरीके हमको दिए गए हैं, ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम एमएस एक्सेल की शीट में फार्मूला इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना। पहला बोल रहा है सेल के अंदर फार्मूला टाइप करना, ये हम करते हैं, किसी भी सेल में हम फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। फार्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल जो फार्मूला टैब से, जो फार्मूला टैब होती है ऊपर, होम इंसर्ट फार्मूला, है ना, तो वहां से हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। पूरी फंक्शन की क्या है, लाइब्रेरी है भैया, अलग अलग टाइप के सारे फंक्शंस वहीं पर मिलेंगे हमको, है ना। इसके अलावा हम
फार्मूला टैब में किसी एक ग्रुप से फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जैसे फार्मूला टैब में जाएंगे वहां पे हमको फंक्शंस के अलग अलग क्या मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे, उस ग्रुप में से हम किसी भी फार्मूले को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। होम टैब में फंक्शन इंसर्ट करना, देखिए भैया होम टैब पर फंक्शन होता ही नहीं है, फंक्शन आपको कहां मिलेगा, फार्मूला मिलेगा, है ना। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टैब्स अच्छे से तैयार करके जाएंगे, इसके बाद जो एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखेंगे सारी टैब्स को अच्छे से, उनके सारे टूल्स, है ना, उसमें सारी बटनें, कौन सा ऑप्शन हमको कहां मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन हमको कहां मिल रहा है, ये अच्छे से तैयार करिएगा। तो ये आंसर कैसा है, इसमें गलत है, और ये गलत के लिए ही पूछ रहा था, है ना, कौन सा नहीं है के लिए पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 फंक्शन मान्य नहीं है। यहाँ पे सम के लिए फार्मूले दिए गए हैं और इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बता दे कि सम ऐड नहीं होता है और ये बाकी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप इसको चेक करिएगा, एक्सेल ओपन कर लीजिए, है ना, एक्सेल में आप फार्मूला ओपन करिए, इंसर्ट फार्मूला पे क्लिक कर लीजिए, फार्मूला में जाइए, है ना, इंसर्ट फार्मूला, इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, है ना। वहां पे 2-4 लाइनें लिखी हुई उसको बताइए और वहां पे लिख दीजिए सम, सिर्फ सम लिखिए, सम से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, 5-6 हमारे पास में फंक्शन है, वो सारे फंक्शन आपको दिखने लगेंगे, उसमें आपको ये वाला फंक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वहां जाइए फॉर्मूलेस में, है ना, और इंसर्ट फंक्शन में जाइए, सम डालिए, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो सम से रिलेटेड जितने थे बस वही है, और 2-3 है उसने नहीं रखे, तो ये वाला तो होता ही नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से देख देख के। चलिए अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2019 में सॉर्ट डेट फार्मूला, डेट को सॉर्ट करना है ना, इक्वल डेट, है ना, फिर इसने लिखी हुई है का आउटपुट क्या होगा। देखिए ये जो डेट यहां पर लिखी हुई है, इसने पहले क्या लिखा, ईयर, फिर क्या लिखा इसने, मंथ, और फिर क्या लिखा इसने, डेट। हमारा MS एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है MMDDY, मतलब पहले क्या आएगा, मंथ आएगा। तो पहले मंथ कहां पर आ रहा है, ये देखो यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले से क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरी चीज, मंथ के बाद फिर क्या आएगा हमारे पास में, डेट आएगी, और फिर आएगा ईयर, है ना। तो 1, 2, 3 में तो दिखा रहा है सेम, है ना। अच्छा देखो ये जो हाइफन लगा हुआ है ना, हाइफन जो है वो डेट में नहीं आता, है ना। MS एक्सेल में जब भी हम सॉर्ट करते हैं तो इस तरीके का जो हाइफन है वो डेट में नहीं लेता, अगर सारे के सारे कैसे हैं, न्यूमेरिक है तो नहीं लेगा, है ना। क्या लेगा वो लेगा स्लैश, है ना। तो ये दोनों में स्लैश लगा हुआ है ना। अब दोनों में स्लैश लगा हुआ है तो दोनों सही है क्या, नहीं, सही कौन सा है, ये वाला, क्योंकि वो जीरो नहीं लेता। MS एक्सेल में अगर आपने काम किया होगा तो देखिएगा कि हमने जीरो के साथ में कोई भी अगर नंबर हम डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से वो नहीं लेता है, उसको वो सिंगल डिजिट लेता है, जीरो को वो अपने आप हटा देगा। अगर आपने टाइप भी किया होगा तो भी उसको क्या करेगा, वो हटा देगा, है ना। तो सिंपल, है ना। और हम फॉर्मेट के साथ जाएंगे, क्या आएगा, MMDDYY, है ना। तो MMDDYY, मंथ, डेट और ईयर, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सेव एज 2019 में सेव एज के विकल्प के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। अरे चाहे MS वर्ड का, कोई MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, सेव एज के लिए हमको पता है कि हम F12 यूज करते हैं, है ना। तो F12 वहां पर दिया हुआ है, F12 बिल्कुल सही आंसर है ना। सेव के लिए कंट्रोल S और सेव एज के लिए F12, है ना। तो ये वाला प्रश्न भी हमारे वीडियोस में है, हमारे वीडियो देखेंगे आप पूरे तो बहुत सारे प्रश्न आपको दिखेंगे उसी में से आए हुए हैं, बहुत ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आए हुए, उसी से क्वेश्चन आए हुए, है ना। तो वो जो 1500 क्वेश्चन है उसको आप ये मान के चलिए कि वो रामबाण क्वेश्चंस है, सबको तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए बस, है ना। और इसमें समझ में कुछ नहीं आएगा आप कमेंट करिए, तो उसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल करवाएंगे अगले एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के जूम स्लाइडर में मिनिमम और मैक्सिमम जूम लेवल कितना होता है। जूम स्लाइडर आता है ना MS वर्ड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पर पेज को जूम इन जूम आउट करते हैं हम लोग, तो वो कितना होता है ना। मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम होता है 10, और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है 500, है ना।
तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। ये वाला मैच नहीं करता, किसी भी स्तर पर मैच नहीं करता है ना। ये वाला हम मैच करा देते, अगर यहाँ पे क्या लिखा होता 1638 लिखा होता, 1 to 1638 मतलब 1 से लेके 1638, ये हम कस्टमाइज करके उसके पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रूप से कितना होगा, कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 500% होगा। यही प्रश्न अगर एमएस एक्सेल के लिए आता तो एमएस एक्सेल में कम से कम तो 10 सही होता, ज्यादा से ज्यादा में 500 नहीं होगा, क्या होगा 400, है ना। एमएस एक्सेल को हम सिर्फ 400% ही जूम कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये बिल्कुल सही आंसर बनता है। चलिए इसको याद रखिएगा, वो क्वेश्चन भी हमने कवर किया है पिछले वीडियो में, है ना। चलिए ये है एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल को करंट रो के पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए भैया, एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है ना। अब क्या बोल रहा है वो, एक्टिव सेल को करंट रो, मतलब एक ही रो है, अगर हम रो की बात करें, है ना, इस तरीके से बना हुआ है, ये रो होती है, ऐसी जितनी होती है रो होती है, और ऐसी क्या होगी आपके, ये कॉलम होता। अब हमसे बोल रहा है वो एक ही रो के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर कंटेंट है ना, पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। अब यहाँ पर है इस रो में, हमको कहाँ ले जाना है, पहले कॉलम में, है ना। भाई ये कॉलम आपका ए बी सी डी, ये आपका 1 नंबर का कॉलम हो गया ना, इसको कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है। तो हम निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो हमको पता है कि हम एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, चाहे हम एक्सेल यूज कर रहे हो, अगर किसी को भी हमको कहाँ भेजना है, जहां से शुरू हुआ है वहां भेजना है, तो हमको उसको घर का रास्ता दिखाना पड़ता है। और घर का रास्ता क्या होता है, बस होम की प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, सीधे हमारा यहाँ से जो सेल पॉइंटर है कहाँ चले जाएगा, इस होम वाले में चला जाएगा, पहले वाले में चला जाएगा, सिंपल चले जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक और लिखा है कंट्रोल प्लस होम, तो ये कहीं पर भी होगी ना, अगर हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते तो ये पूरी सेल में कहीं पर भी होती, तो सीधे खा जाती, ये पहले वाले पे चली जाती है ना। ये ए है और रो कौन सी है 1, तो कहां चली जाती है वो, A1 पे चली जाती। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, तो छूटा तो नहीं, छूटेगा तो बता देना भैया कमेंट में, एक मिनट मैं ही चेक कर लेता हूं, हाँ नहीं छूटा। चलिए अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किस प्रिंटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसे हम बोलते हैं डीटीपी। डीटीपी जो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते हैं, शादी के कार्ड वार्ड छापते हैं, ग्रीटिंग्स विजिटिंग कार्ड्स, इस तरीके का जो काम करते हैं, उन लोग के पास कौन सा प्रिंटर होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता है कि वहां पे वो कैसी चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, अच्छा प्रिंट चाहिए, ट्रेस पे या बटर पे जब प्रिंट निकालते हैं तो अच्छा आना चाहिए, उसी से क्या होगा, आपके कागज पे जब प्रिंट करेंगे तो अच्छा छपाई होगी। तो उसके लिए हम लेजर प्रिंटर का ही यूज करते हैं, हम लाइन प्रिंटर का यूज नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। डेजिबल प्रिंटर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, और डॉट मैट्रिक प्रिंटर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, इसका यूज वहां नहीं करेंगे, है ना। हम लेजर का ही करेंगे, जिससे कैसे कि प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी आएगी, ट्रेस या बटर पर, उसी से क्या होगा, आपका प्रिंट अच्छा छपेगा। फिर जब हम ऑफसेट पे लगाएंगे या हम स्क्रीनिंग करेंगे, है ना, तो लेजर का यूज करते हैं भैया। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में ओएसआई का क्या अर्थ है। ओएसआई, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ओएसआई को, आईएसओ की ओएसआई लेयर होती है, 7th लेयर ऑफ ओएसआई, है ना। तो ओएसआई का हमको पता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में ऑप्शन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये राइट आंसर है ना। बात अभी भी आई किसकी, बात आई है फुल फॉर्म की, फुल फॉर्म पढ़ना ही है हमको, बिना फुल फॉर्म पढ़े हम लोग आंसर नहीं लगा सकते, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे 7th लेयर ऑफ ओएसआई की है, तो इसी में हमारे को मिलता है इसी का फुल फॉर्म, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, इसको लॉन्च किया गया, विकसित किया गया आईएसओ के द्वारा, है ना, तो उसको याद रखेंगे। चलिए अगला है, ये आ गया भाई, प्रिंटिंग कार्य शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी केबल आवश्यक नहीं होती, है ना। कौन सी केबल आवश्यक नहीं होती, किसके लिए बोल रहा है वो, प्रिंटिंग कार्य शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी केबल आवश्यक नहीं है ना। देखिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या था, पावर केबल और इंटरनेट केबल, है ना। अच्छा आवश्यकता होती है, सॉरी, है ना, किस केबल की आवश्यकता होती है। देखो पावर केबल
और इंटरनेट केबल की हमको जरूरत नहीं है, पावर केबल की हमको जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर को पावर तो देना पड़ेगा। अगला है पावर केबल और कैट 6 केबल। कैट 6 केबल क्या होता है? लैन केबल है कैटेगरी 6 का, कैटेगरी 5, 4, 6 है ना। तो कैट 6 क्या होता है? अच्छी कैटेगरी का केबल होता है, लेकिन है क्या ये? लैन केबल है। आपको लैन में कनेक्टिविटी चाहिए या इंटरनेट चलाना है आपको मॉडेम के थ्रू, तब हमको इस केबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रिंटर का इसका क्या लेना देना? नहीं, ये भी नहीं चलेगा, है ना। पावर केबल और यूएसबी केबल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और पावर केबल कैट 5, ये वही, यहाँ पे उसने इंटरनेट केबल की बात करी, ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है ना। कैट 5, कैट 6 इंटरनेट, ये बात क्या कर रहा है? एक ही केबल की बात कर रहा है, इधर उसने एक जैसी रखे हैं। तो इसमें उसने कुल मिला के स्टूडेंट को क्या किया? टोटल कंफ्यूज किया है कि भाई इसमें से कोई आंसर हो सकता है क्या, है ना। हमको इन किसी भी केबल की आवश्यकता नहीं होती, हमको यूएसबी केबल की आवश्यकता होती है, जिससे हम क्या करेंगे? प्रिंटर और कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, है ना। प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तभी तो प्रिंट निकालेगा, ठीक है। बाकी इन केबल्स की आवश्यकता हमको अनिवार्य नहीं है ना। इनकी जरूरत पड़ेगी हमको एक डिवाइस से दूसरे, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये आ गया, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक ऐसा प्रकार है जिसमें प्रदर्शन सूची के प्रत्येक अक्षर का पूरा आकार फॉन्ट कैरियर पर उकेरा या ढाला जाता है? देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल उसने पूछ लिया, कोई बात नहीं, पर देखिए यह क्या बोल रहा है? उकेरा या ढाला जाता है, मतलब कि ऐसे प्रिंटिंग को आप इमेजिनेशन में लेके आइए खुद के, जिसमें जो प्रिंट होता है तो वो उभरा हुआ दिखे आपको या कटा हुआ दिखे, कि आपका नाम लिखा है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है या पैन कार्ड पे प्लेन है ना। आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रहते हैं, उस पर आपका नाम रहता है, तो कैसा रहता है? वो उकेरा हुआ रहता है ना। जो उसमें ऐसा खांचे बने होते हैं, वो खांचे इसमें अंदर धसा हुआ रहता है आपका नाम, है ना। तो उस तरीके की बात कर रहा है। तो हम कौन से प्रिंटर की यूज करते हैं? वहां पे हम लोग करते हैं सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर का। बिल्कुल सही आंसर है कि हम सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर का वहां पर यूज करते हैं, है ना। सॉलिड फॉन्ट जो है प्रिंटर, इसका हम अगर बात करें कि कौन सा प्रिंटर होता है सॉलिड फॉन्ट वाला, तो सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा जो स्ट्रिप लगती है ना, या जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर देखा है क्या आप लोगों ने? बैंड प्रिंटर होता है ना। कौन सा? बैंड प्रिंटर भैया। बैंड प्रिंटर जो हाथों पे बैंड लगाते हैं ना, जैसे पर्ची होती है, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है और पर्ची रहती है ना। जो रनिंग वनिंग के लिए भी जाते हैं कंपटीशन में, उनके पैरों पे लगा देते हैं, है ना, या हाथ पे लगा देंगे, तो वो जो पट्टी निकलती है, या जिसके हमको देखते हैं कि जो गले में हम लोग कार्ड पहनते हैं, उसका भी क्या होता है? बेल्ट होता है। तो उसके ऊपर की जो प्रिंटिंग होती है, अगर हमको टेम्परेरी थोड़े समय के लिए करनी है, तब हम बैंड प्रिंटर का यूज करते हैं। और बैंड प्रिंटर मतलब कि सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर, है ना, यहाँ पर उसका यूज करते हैं। और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर में हम लोग उसको भी रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं डेजिबल प्रिंटर को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर मतलब कि बैंड प्रिंटर की बात हो रही है, और उसी में क्या करते हैं? शब्दों को उकेरा या ढांचा बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये आ गया, किसी डॉक्यूमेंट की मुद्रित प्रति को निम्न में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है? मुद्रित प्रति, है ना। मुद्रित मतलब क्या होता है भैया? प्रिंट आउट होता है ना। मुद्रक मतलब प्रिंटर, और मुद्रित किया हुआ है मतलब कि प्रिंट लिपि है ना। आपके पास प्रिंट आउट है मतलब कहने का। तो प्रिंट आउट को हम क्या बोलते हैं? हमने पहले देखा है कंप्यूटर से हमको दो तरीके के आउटपुट मिलते हैं, एक मिलता है सॉफ्ट कॉपी और एक क्या मिलता है हमको? हार्ड कॉपी। अगर प्रिंट होगा तो हार्ड कॉपी होगा, और सिर्फ स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा? वो सॉफ्ट कॉपी होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हालांकि इस पूरे सेट में को क्वेश्चंस लगभग सारे इजी ही मिले हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन हो ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन है जो बहुत हार्ड होने चाहिए, बाकी इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इजी भी इसलिए बोल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मतलब मोस्टली क्वेश्चंस हमने हमारी वीडियो में कवर करके आप लोगों को पहले दे दिए, तो सारे क्वेश्चंस आप देखिए जाके, अब जाके देख लीजिए, हमने पहले अपलोड कर दिए, ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? 1 टीबी में कितने जीबी होता है, ये हमसे पूछ रहा है।
तो इसके लिए भी एक इससे स्पेशली हमने वीडियो कवर करके और अपलोड किया हुआ है। वहीं पे आपको पीछे लिस्ट में जाएंगे तो वहां दिखेगा आपको, तो हमने इसको कवर किया हुआ। उसमें हमने बिट से लेकर जियो बाइट तक के सारे जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स है वो सारे हमने उसमें कवर किए हैं। तो वहां आपको दिख जाएगा कि 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो 1024 उसका फिगर है कि 1024 अगर जीबी होगा तो इक्वल हो जाएगा 1 टीबी के। ठीक है, तो उस वहां पे जाके वीडियो देखिए, तो बाकी क्वेश्चंस जैसे अब जिसके बाद जो एग्जाम होगा उसमें भी हो सके वही से प्रश्न आएगा, तो चार्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन ध्वनि को खालिस्तान में बदलता है। अरे भैया ये क्वेश्चन भी हमारे वीडियोस का ही है जो हमने अपलोड किए हैं रिसेंटली, इनपुट आउटपुट वाले। इनपुट आउटपुट के मेरे ख्याल से उसमें से बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, है ना। देखिए माइक्रोफोन ध्वनि को खालिस्तान में बदलता है, किसमें बदलता है भैया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है ना। ऐसी कैसी लाइन हमने उसमें बोली हुई है। और जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक ध्वनि है, ये विद्युत जो ध्वनियां होती है उसको किसमें बदलता है? उसको ध्वनि तरंगों में बदलता है हमारा स्पीकर, है ना। और माइक्रोफोन जो रहता है, रिकॉर्ड इसको हम करते हैं, वॉइस हमारी जा रही है इनपुट कंप्यूटर के लिए, वो क्या करता है? हमारी जो ध्वनि तरंगे होती है उनको किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या विद्युत तरंगों में बदलता है और वो कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाती है। ठीक है, तो उसको देखिए, पुराने वीडियो जाके देखिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा का फिक्स साइज वाला पीस है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट या प्रोसेसर के हार्डवेयर द्वारा एक इकाई के रूप में हैंडल किया जाता है ना। देखिए हमसे ये पूछ रहा है वो कि निम्नलिखित में से एक डेटा या फिक्स साइज ऐसा कौन सा है ना, जिसे इंस्ट्रक्शन सेट या प्रोसेसर के हार्डवेयर द्वारा एक इकाई के रूप में हैंडल किया जाता है। देखिए भैया इसमें जो भी हमारे पास में जब कंप्यूटर डाटा कन्वर्ट करता है तो वो किसी भी शब्द को एक शब्द, है ना, कब मानेगा? जब उसमें उतनी क्या होगी? बिट होगी, है ना। जितनी बिट होगी वो डिसाइड करेगा कि किसका निर्माण हो रहा है ना। तो पर्टिकुलर बिट्स जब उसकी काउंट हो जाती है तब वो क्या करता है? तब वो एक वर्ड बनाता है ना। बिट जैसी कन्वर्ट हुई उसकी तब क्या बनाएगा? एक वर्ड बनाएगा। ये वाले आंसर इसमें नहीं आएंगे, है ना। इसका एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देते हैं, उससे आप समझ में आ जाएगा आपको कि हम टाइपिंग टेस्ट देने आए हैं, एग्जाम दे रहे सीपीसीटी का, है ना। इसमें हम लोग कई वर्ड हमारे स्ट्रोक लगते हैं, कहीं में हमारे 15 स्ट्रोक है, कहीं में हमारे 5 स्ट्रोक है, कहीं में हमारे 3 स्ट्रोक है, किसी में हमारे 2 स्ट्रोक है ना। और वो वर्ड काउंटिंग आपको तो होना ना कि 450 वर्ड आपको आए 15 मिनट में, आपको कम से कम मिनिमम 20 वर्ड टाइप करने। तो वो 20 वर्ड्स का क्राइटेरिया क्या होता है ना। तो कोई वर्ड लंबा है, कोई छोटा है, लेकिन जो काउंट करता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, एक वर्ड क्या काउंट करता है पता है आपको? वो काउंट करता है 5 स्ट्रोक को, है ना। आपके 5 स्ट्रोक जब होंगे उसको वो एक वर्ड काउंट करता है ना। अगर आपने कोई स्ट्रोक लगाया उसमें 3 ही वर्ड आए तो उसको एक शब्द काउंट नहीं किया उसने, है ना। जब तक उसमें अगले शब्द से क्या लेगा? फिर वो स्ट्रोक लेगा और उसको मर्ज करके फिर 5-5 वर्ड अलग करेगा और एक एक शब्द काउंट करते चलेगा। वैसे ही यहां पर जब हमारी 8 बिट हो जाएगी तब क्या बनेगा? वो एक वर्ड बनेगा। ठीक है, तो याद रखेगा कि सबसे छोटी जो इकाई होती है इंस्ट्रक्शन सेट में, है ना, वो क्या होती है? वर्ड होती है ना? कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डिजिट हो सकती है, और उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं हम वर्ड। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा भैया। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान ग्राफिक्स को क्वालिटी खोए बिना किसी भी आकार में स्केल किया जा सकता है। ये वाला प्रश्न भी हमारे वीडियो में है, रिसेंटली अपलोड हुए जो वीडियो है ना, ज्यादा वीडियो नहीं, 23-24 वीडियो अपलोड हुए हैं, 1500 क्वेश्चन की हम लोगों ने सीरीज चलाई है। उसमें आपको वेक्टर और रास्टर दोनों को 2 बार या 3 बार क्वेश्चन हमने उसमें अलग अलग एंगल से उसको रिपीट करके भी रखा हुआ है ताकि आपके समझ में आ जाए। हमारे पास 2 इमेज होती है, एक वेक्टर और एक रास्टर। तो रास्टर कैसी होती है? रास्टर लो क्वालिटी की होती है। वेक्टर कैसी होती है? वेक्टर हाई क्वालिटी की होती है, बिल्कुल स्पष्ट चित्र आपको दिखेगा, है ना। तो जो वेक्टर होती है हमारे पास में, इसको हम किसी भी आकार में स्केल करेंगे, कैसे भी हम खींचेंगे, उसको जूम करेंगे, कहने का मतलब जूम करेंगे, खींचेंगे, उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम रास्टर इमेज को खींचेंगे तो क्या होगा? वो फटने लगेगी, है ना।
तो याद रखेंगे वेक्टर कैसी होती है, वेक्टर अच्छी क्वालिटी की ग्राफिकल इमेज या चित्र होती है, और वेक्टर का मतलब चित्र या ग्राफिक्स ही होता है ना। इसको हाथ से भी डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, और पुराने जो वीडियोस को जाके देखिए, ये क्वेश्चंस आपको वहां दिखेंगे। अरे आप देख लीजिए, वीडियो तो पहले से अपलोडेड है, बिल्कुल है वहां पर। चलिए अगला प्रश्न है, और वो जो क्वेश्चन है उसमें डले हुए हैं, वो इसके बाद भी जितने एग्जाम आएंगे बहुत लंबे समय तक वो क्वेश्चंस आपके काम में आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सममित क्रिप्टोग्राफी में एक खालिस्तान कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग मैसेजों को डिस्क्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो क्रिप्टोग्राफी वाला प्रश्न है ना, ये भी हम लोगों ने उसमें मिलेगा आपको, हमारे वीडियोस में ये प्रश्न भी हमने डाला हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे के सारे प्रश्न हमारे वीडियो से ही आ गए। चलिए सममित क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है भैया? क्रिप्टोग्राफी जब हम एक मैसेज सेंड करते हैं किसी और दूसरे यूजर के पास में, जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं वो विशेष प्रकार के कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग आकृतियों अलग अलग कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसी रूप में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा नेटवर्क में। जैसे उसके वो गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब जिस पर आपने डाटा सेंड किया है वहां पहुंचेगा, फिर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमसे वही पूछ रहा है कि इसके लिए हम जो डिस्क्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए जो हम प्रक्रिया या कोई चीज यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं सीक्रेट की, है ना। तो ये हमने वहां पर भी लिया हुआ है ये प्रश्न, आप जाके देखिएगा, अब आगे के एग्जाम की भी देखिएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई डीएलएल फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती है भैया, है ना, ओएस से रिलेटेड होती है, डीएलएल फाइल मिसिंग है तो निम्न में से कौन से एक्शन उपयुक्त होते हैं? देखिए डीएलएल फाइल मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल होती है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की तो होती है, या हम पर्टिकुलर स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें डीएलएल फाइल जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल होती है। अगर ये फाइल किसी जगह मिसिंग हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम सिस्टम फाइल चेकर कमांड रन करेंगे, वो ढूंढेगा कौन सी फाइल मिसिंग है, वो हमको बता देगा, है ना। सिस्टम फाइल क्लोन नहीं बनाएंगे हम, क्लोन क्यों करेंगे भैया, है ना, हमको ढूंढना है कि कौन सी फाइल मिसिंग है ना। डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्यों करके हम हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट क्यों करेंगे? बात तो एक सॉफ्टवेयर की एक फाइल की है, हार्ड डिस्क को हम लोग डिफ्रेगमेंटर नहीं चलाएंगे, है ना। फिर है क्लीन हार्ड डिस्क कमांड रन करेंगे, हार्ड डिस्क क्लीन क्यों करेंगे? एक फाइल मिसिंग है, कौन सी है ढूंढ लेंगे, डाल लेंगे, चालू हो जाएगा, उसके लिए हम हार्ड डिस्क काहे क्लीन करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं बनते हैं, ऑप्शन रखे उसने जरूर ऐसे है कि आपको ऐसा लगे कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। इसका राइट आंसर बिल्कुल सिस्टम फाइल चेकर कमांड हम रन करेंगे और कौन सी फाइल आपकी मिसिंग है वो हमको दिख जाएगी, हम उसको इंसर्ट करा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज 11 ओएस में स्क्रीन के बाएं आधे भाग में चयनित विंडो को स्नैप करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आप अगर ध्यान से देखोगे सारे वीडियोस, है ना, तो इन वीडियोस में हम लोगों ने इस स्क्रीन को कवर किया है, एक रील भी डली हुई है ना, रील मतलब कि शॉर्ट्स डला हुआ है, उस शॉर्ट्स में भी हमने इसको कवर किया है कि कैसे स्क्रीन पर हम विंडो को 3 तरीके बताए थे, उसमें से एक तरीका विंडोज की प्लस लेफ्ट एरो की भी था। इसमें होता कुछ नहीं है, आप कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करिए, है ना, और लेफ्ट एरो की जैसे प्रेस करोगे तो ये जो आपकी फुल स्क्रीन पर दिखता है, जो आपकी जो भी विंडो खुली होगी, है ना, वो कैसे कि यहाँ से कटेगी और आधे भाग में आ जाएगी इस तरफ में, ये आपका खाली हो गया, यहाँ पे दूसरा कोई काम कर लीजिए, है ना। तो इस पे बीच में से क्या करेगी, उसको बांट देगी, है ना, यहाँ पे आपकी पूरी विंडो चलने लगेगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई विंडो आपने छोटा कर लिया और पकड़ के इधर खींच दिया माउस से, तो इस तरफ साइड में आ जाती है वो आधी स्क्रीन पे, और यहाँ से किसी दूसरी स्क्रीन को यहाँ पर आधा रख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उसी के लिए हमको क्या मिलती है, शॉर्टकट की मिलती है। ठीक है, तो जाके वो वीडियो देखिए, तो उसमें से आप सीखेंगे और अगली बार एग्जाम में राइट आंसर बिल्कुल लगा कर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ओएस में यूजर, है ना, या कर्नेल फंक्शन दोनों का डायनामिक ट्रांसमिशन प्रदान करता है ना। तो देखिए ये जो हमारे पास में प्रश्न है ये किसके लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, है ना। कर्नेल को हम सुनते हैं बहुत बार, किसके साथ पढ़ते हैं,
हम लोग इसको पढ़ते हैं लाइनेक्स या यूनिक्स के साथ पढ़ते हैं। हालांकि ये सभी में यूज होता है पर उसके साथ थोड़ा ज्यादा, क्योंकि रिलेटेड किससे होता है, ये नीचे यहाँ पे लिखा है डी ट्रेस, है ना, या बाकी कमांड भी हमारे पास में लिखी हुई है ना। ये किससे रिलेटेड होती है, ये रिलेटेड होती है सिक्योरिटी से, है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है ये सारी कमांड। जैसे यहाँ पे बोलते हैं डी लोकेट कमांड नहीं होता है ना, डी मैप, डी एड, ये कमांड्स नहीं मिलेंगे हम किसके लिए, हमको विंडोज ओएस पे कर्नेल फंक्शन हम दोनों को डायनामिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग प्रयोग किसका करते हैं, डी ट्रेस का प्रयोग करते हैं। तो ये लाइनेक्स की कमांडें है ना, या कर्नेल से जुड़ी हुई कमांडें है ना। ये क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसका हम सामान्य तौर पर यूज नहीं करते हैं इन कमांड्स का। तो इन कमांड्स को याद रखने का या हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो उनको याद करने के लिए, है ना, ये एग्जाम में आंसर सही लगाने के लिए आपको उसको रटना पड़ेगा, है ना, या लिख लिख के बहुत बार आप याद कर लीजिए। बेसिक कमांड्स जो होती है, जैसे हम डॉस की याद कर लेते हैं वैसे हम लाइनेक्स की भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर कैसे गलत नहीं होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स का सुरक्षा सिस्टम कॉल नहीं है ना, सुरक्षा सिस्टम कॉल नहीं है। यूनिक्स से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया। लाइनेक्स और यूनिक्स की सारी कमांड आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, है ना, हम लोग टेलीग्राम चैनल पर उसको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप वाली कमांड्स याद रखें, है ना। इसमें कौन सा नहीं है ये बोल रहा है, तो प्रोटेक्टेड नहीं होता है। बाकी वाली जो कमांड्स है हमारे पास में, ये उसमें सिक्योरिटी के लिए होती है ना। ये सारी बाकी 3 कमांड है, एज ए सिक्योर लॉगिन के लिए होगी, डाटा ट्रेस करने के लिए होगी, है ना। ये कमांड उसमें हमारे पास में होती है। इसकी लिस्ट अगर चाहिए होगी तो आप बताइएगा, आप उसको अपलोड करा देंगे। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में एप्पल क्विक टाइम मूवी फाइल में एक्सटेंशन होता है, कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं मूवी फाइल के लिए, वो आप लोगों ने तो वैसे लगा दिया होगा मूव, है ना। बिल्कुल ये आंसर सही भी था, है ना, लेकिन हमको बाकी तो याद रहना चाहिए। देखिए एग्जाम क्रैक करना है तो हमको फाइल एक्सटेंशंस, शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स, ये बेसिक कंटेंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो ये हमको अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर बात करें .amf, ये 3D जो मॉडल्स होते हैं प्रिंट करना है तो उसका वर्णन करने, डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो वाली फाइलों के लिए, है ना। फिर .mf की अगर हम बात करें तो .mf जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में है जावा के लिए, है ना, जावा की जो फाइलें बनती है उसके लिए। और .am जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में सोर्स कोड की जो फाइलें होती है उसका एक्सटेंशन के लिए, है ना। तो इसको एक्सटेंशन अच्छे से पढ़िएगा भैया। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विशेष सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट की संख्या किस मैट्रिक द्वारा दी जाती है ना, कि किस सॉफ्टवेयर में क्या है भैया डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट की संख्या जो है वो किस मैट्रिक द्वारा दी जाती है, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आधार है उसका, है ना। तो देखिए इसमें डिफेक्ट डेंसिटी बिल्कुल राइट आंसर है। और डिफेक्ट डेंसिटी के लिए में भी क्या क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक लाइन में कितने डिफेक्ट है ना, या 1 इंच में कितने डिफेक्ट है ना। इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरियास में, टोटल 3 क्राइटेरियास है आई थिंक, उसमें वो चेक करते हैं कि कितने डिफेक्ट है भी आपके प्रोग्राम में, है ना। और उससे डिसाइड होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट की संख्या कितनी, है ना। या तो लाइन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, या इंचेस के हिसाब से निकालेंगे, या पूरे पेज के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होती है। तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा, इसको और अच्छे से हम लेकर आ जाएंगे जब हम इसको डिस्क्राइब वीडियो बनाएंगे उसके अंदर लेके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट खालिस्तान होता है, क्या होता है ये इंटरनेट, ये तो हमने इंटरनेट अगर पहली लाइन में पढ़ी होगी किसी किताब में इंटरनेट, तो उसमें लिखा होता है कि इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। उसका फुल फॉर्म बोल देते, हम बोल देते इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, उसमें कुछ नहीं था। अगला है, न्यूज ग्रुप का क्या अर्थ है। देखिए न्यूज ग्रुप वाला क्वेश्चन भी हमने जो 1500 क्वेश्चन तैयार करे उसमें भी, ये इंटरनेट वाला भी उसमें क्वेश्चन है ना, उसी के सारे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस है जो अलग मिल रहे हैं, अभी सारे क्वेश्चंस हमारे उन्हीं वीडियोस के हैं ना। तो बहुत टफ पेपर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले निकाल लिए थे, मतलब इजी पेपर था। बस जिन लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे डेफिनेटली उनका पेपर निकला होगा। चलिए क्या भैया न्यूज ग्रुप का क्या अर्थ है, तो एक ऑनलाइन चर्चा मंच, है ना। मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है जिससे बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं वो जुड़े होते हैं,
कोई एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर वो लोग चर्चा करके डिस्कशन करते हैं या कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई कहीं पे घटना हुई है, तो घटना किन किन कारणों से हुई, कैसे हुई होगी, कैसे घटना को रोका जा सकता था, घटना होने के बाद में बचाव कार्य तेजी से हुआ, कम से हुआ, ये सारी उसमें चर्चाएं की जाती है, ताकि इस तरीके की अगर अगली कोई घटना क्रिएट अगर होती है तो उसको शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। ऐसे काम करने के लिए ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जाके डिस्कशन हो जाए, है ना। तो अब लोग अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं कि अब अगली बार पेपर को देने जाएगा और ये वीडियो देखेगा और हमारे पुराने वीडियो देखेगा, तो उसको क्या होगा, उसको पता है कि पेपर में क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालने हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना, और उसकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी और सीपीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा इंक्रिप्शन के संदर्भ में डीईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो फिर फुल फॉर्म आ गया, डीईएस का फुल फॉर्म हो गया डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, है ना। तो फुल फॉर्म्स अच्छे से, फुल फॉर्म का कोई इलाज नहीं है, इसको कैसे भी आप नहीं समझ सकते, है ना। फुल फॉर्म्स आपको याद करने ही है भैया, है ना, तो इसको याद रखेंगे, फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन। फिर आगे हमारे पास में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग या स्पेशल आइटम को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए? अरे भैया सीधे सीधे फाइंड रिप्लेस ही पूछता है, इतनी लंबी चौड़ी लाइन क्यों लिख दी, है ना। फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछ रहा है भैया, और फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल+H है, हमको पता है। कंट्रोल F होता तो फाइंड की, है ना, वो भी हमको पता है, तो कंट्रोल+H, है ना। हम F5 पे प्रेस करेंगे तो F5 में हमको तीनों चीजें मिल जाएगी, है ना। जो कंट्रोल-G मतलब गो टू कमांड मिल जाएगा, फाइंड रिप्लेस भी मिल जाएगा और फाइंड का भी मिल जाएगा, है ना। स्पेसिफिक अगर फाइंड करना, फाइंड और रिप्लेस करना है आपको, तो आपको कंट्रोल-H प्रेस करना पड़ेगा। ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, कौन सा कंटेंट ढूंढना है और उस कंटेंट को कौन से कंटेंट से बदलना है, नीचे जगह मिलेगी, इसमें सर्च करा और नीचे वर्ड टाइप कर दो, अप्लाई कर दो, तो जहां जहां पर वो वर्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डोकोमो का पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न डोकोमो ने पूछ लिया, है ना। देखिए डोकोमो हमारे कंप्यूटर में कहीं पे रिलेट कहां पे होता है हमें पता नहीं, किस तरीके से इसको पूछ लिया उनने। देखो डोकोमो अगर हम बात करें तो एनटीटी एक कंपनी है जापान की, है ना, उसका नाम है डोकोमो। हमारे अभी लॉन्च हुआ था टाटा डोकोमो, है ना, तो टाटा डोकोमो ने भी डोकोमो रखा और वो पहले से जापानीज कंपनी है, उसका नाम भी क्या था, डोकोमो। तो कंपनी के नाम है, कंपनी के नाम का अर्थ बिल्कुल यही है, डू कम्युनिकेशन ओवर द मोबाइल नेटवर्क, डू कम्युनिकेशन ओवर द मोबाइल नेटवर्क, बिल्कुल यही नाम होगा। पर एक कंपनी रिलेटेड नाम है, ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछेंगे तो कहां से आंसर लेकर आएंगे, सारा कुछ तो पढ़ते नहीं, है ना। तो ये कंपनी के नाम भी अब याद करना भी अगले एग्जाम के लिए हम लोग ढूंढ के लेके आएंगे कि इस तरीके से प्रश्न लिखते बन सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज के नाम में भी क्या क्या अर्थ निकलते हैं, वो हम एक वीडियो उसका लेकर आएंगे और निश्चित तौर पर हम तैयारी अच्छी कर लेंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसे यूजर एमएस वर्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? भाई जब भी हम कोई कट या कॉपी करते हैं तो कहां जाकर सेव होता है, वो क्लिपबोर्ड में, है ना, वहां जाके सेव हो गया और वहां से हम उसको कितनी भी जगह पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है। ये अगर हम टास्क बार की बात करें, टास्क बार तो नीचे एक पट्टी होती है, उस पर आइकॉन्स होते हैं, स्टार्ट बटन होता है, एक तरफ डेट टाइम दिखता है, दूसरा तो कोई काम उसमें है नहीं, है ना। जूम कंट्रोल तो अलग अलग जगह होता है, एमएस वर्ड में अलग होता है, एक्सेल में अलग होता है ना। सिस्टम ट्रे इसमें क्या होता है हमको, ये तो सॉफ्टवेयर यहाँ से पर्टिकुलर इन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही नहीं करता है ना। तो क्लिप बोर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, हमने बहुत बार यहाँ की वीडियो में भी हमने कवर किए हुए हैं। नॉर्मल भी अगर आप पढ़ रहे हो, होम टैब में जाएंगे, एमएस वर्ड या एक्सेल पावर पॉइंट कहीं में भी, तो उसमें होम टैब में पहला जो टूल बॉक्स है उसका नाम क्या है, क्लिप बोर्ड है, और उसी के अंदर सारे जितने कट या कॉपी लगाते हैं वहां जाकर सेव होता है ना, टेम्परेरी रूप से। जैसे हम कंप्यूटर बंद होता है या हम दूसरी कोई चीज कॉपी कर लेते हैं वहां से इरेज हो जाती है, ठीक, तो इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है,
MS वर्ड में प्रिंट विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करें? तो हमको पता ही है प्रिंट के लिए कंट्रोल P होती है, यहाँ पे लिखी हुई है, बेसिक का क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, याद रहता ही है, P से कंट्रोल P करते ही है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड और टैबलेट कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है जहां पे हम कंप्यूटर को आकार के हिसाब से बदलते हैं। तो आकार के हिसाब से हम पढ़ते हैं 4 प्रकार के, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो वही हम माइक्रो कंप्यूटर में हम ये सारे कंप्यूटर पढ़ते हैं, इसमें डेस्कटॉप पढ़ते हैं, लैपटॉप पढ़ते हैं, टैबलेट पढ़ते हैं, लैपटॉप पढ़ते हैं, और सबसे छोटा क्या है हमारे पास, PDA है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उसको भी हम यही पढ़ते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर राइट आंसर होगा। मेन फ्रेम, मिनी और सुपर कंप्यूटर ये बाकी अलग है ना, माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आएंगे, है ना। ये सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट स्टैक में कितनी लेयर होती है ना। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक है, इसमें कितनी लेयर होती है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए हम लोगों ने लेयर इसके पहले भी पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ी है OSI की लेयर, है ना, ISO की OSI की लेयर। कितनी लेयर होती है उसमें? उसमें होती है भैया टोटल 7 लेयर होती है ना। 7 लेयर हम लोगों ने देखी है कि जो OSI का मॉडल होता है उसमें क्या होती है, सबसे पहले क्या आती है हमारे पास में, फिजिकल लेयर, उसके बाद क्या आती है हमारे पास में, डाटा लिंक लेयर, इसके बाद फिर हमारे पास में क्या आती है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के बाद जो हमारे पास में आती है वो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, सेशन लेयर हो गया, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सेशन। ये कितने हो गए, 5 लेयर। अब 2 बची, एक हमारे पास में प्रेजेंटेशन लेयर और एक बची हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर हमारे पास में है, ये तो OSI की हो गई लेयर, है ना। इसी लेयर में से 5 लेयर होती है किसकी, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक की 5 लेयर है। वो कौन कौन सी लेयर है, तो वो हमारे पास में है, एक तो हमारे पास में है फिजिकल, एक है डाटा लिंक, एक है नेटवर्क, एक है ट्रांसपोर्ट। ये 4 लेयर हो गई, है ना। और जो 5वीं लेयर है हमारे पास में वो है हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर होती है किसमें, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक में। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सिंपल है, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, है ना, ट्रांसपोर्ट और एक क्या हमारे पास में, एप्लीकेशन, ठीक। तो ये पांचों की पांचों आप याद रखेंगे, है ना, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको और डिटेल में लेके आएंगे, कभी आगे पढ़ाएंगे तो उसके अंदर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये आया, TCP का पूर्ण रूप क्या है ना। TCP का पूर्ण रूप हमने पुरानी वीडियो में उसको भी कवर किया है, हालांकि हमको इसमें याद रखना है इसको फुल फॉर्म्स के अंदर का, है ना। TCP क्या होता है भैया, नेटवर्क पे हम लोग काम करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर इसका यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन सबसे पहले विकसित किया गया। देखिए इनमें से सबसे पहले जो सर्च इंजन विकसित किया गया है वो कौन सा, वो आर्ची, ठीक। अगर हम बात करें बाकी कौन लॉन्च किए गए सबसे पहले, इनके अलावा, जैसे हम गूगल के अलावा किसी और को तो पहचानते नहीं, है ना। तो देखिए इसके जो बाद में लॉन्च हुआ वो लॉन्च हुआ फिर गूगल के बाद जो लॉन्च हुआ, सॉरी, याहू लॉन्च हुआ, याहू के बाद फिर गूगल लॉन्च हुआ और गूगल के बाद में बिंग लॉन्च हुआ, है ना। तो याद रखेंगे, इसको अगर 1 नंबर देंगे तो इसको 2 नंबर, इसको देंगे हम 3 नंबर और इसको देंगे हम 4 नंबर। आर्ची जो है भैया ये पहले लॉन्च हो गया था, अगर इसकी ईयर की हम बात करें तो लगभग 1990 के दशक में ये लॉन्च हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर सिस्टम का खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया उसको, खोपड़ा, ब्रेन कहा जाता है उसे, है ना। कंप्यूटर का ब्रेन या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। CPU को बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे बच्चों को पता रहता है, इसमें बहुत ज्यादा विशेष इस प्रश्न में कुछ नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न था, सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग मॉनिटर पर विभिन्न ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए किया जाता है ना। तो सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस हमको पता ही है, माउस ही होता है, माउस पॉइंटर जिसमें रहता है ना।
प्रिंटर तो हमारे पास में आउटपुट डिवाइस है तो ये तो होगा नहीं। स्कैनर इनपुट डिवाइस है इसलिए इसमें हम पेपर स्कैन करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस ये भी नहीं है। वेब कैमरा वीडियो कैप्चर के लिए, फोटो कैप्चर के लिए, पर ये भी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि माउस कैसा है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक होता है ना, लाइट पेन होता है हमारे पास में, वैसे ही माउस है। माउस एक स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस भी होता है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उसमें इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, माउस बिल्कुल लगाया होगा सभी लोगों ने। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में रो को खालिस्तान नोटेशन से संदर्भित किया जाता है। देखिए ये प्रश्न भी हमने कवर किया हमारे वीडियोस में, है ना, कि रो को किस नाम से जानते हैं और कॉलम को किस नाम से जानते हैं, है ना। तो हमारे पास जो कॉलम होते हैं, है ना, इस तरीके से जब हमारे पास कॉलम होते हैं तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग बने होते हैं, है ना, देखा होगा ए बी, इसे हम कॉलम हेडर बोलते हैं, है ना। और ऐसे क्या बने होते हैं, इधर रो के बने होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये क्या है, नंबर्स है, तो यहाँ पर भी क्या है, नंबर्स है। हमसे किसके लिए पूछ रहा, वो रो के लिए, तो ये आंसर हो गया। अगर कॉलम के लिए पूछता तो हम इसके साथ जाते, है ना, रो के लिए पूछ रहा था तो बिल्कुल वो आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में एक सेल को नीचे ले जाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग करता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ नीचे की तरफ जाना है तो हम एरो की प्रेस करके चले जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है, डाउन एरो की, या तो उसने एंटर नहीं रखा नहीं तो हम एंटर से भी नीचे चले जाते हैं, है ना। तो डाउन एरो की से क्या होगा, एक सेल नीचे जाने के लिए तो नीचे चले जाएंगे बिल्कुल। ये भी बेसिक सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न था, एमएस एक्सेल में 2019 में A1 तक जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, है ना। A1 क्या होता है भैया, A1 हमको पता है कि हमारे पास जो स्प्रेडशीट होती है ना, इस तरीके से स्प्रेडशीट होती है हमारे पास में, है ना। तो इसमें ये होता है A और ये होता है हमारे पास में 1 2 3 4। तो यहाँ पर आने की बात कर रहा है, मतलब सबसे पहली सेल, किसी भी वर्कशीट की सबसे पहली सेल में आने की बात कर रहा है जो A1 होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल होम ही यूज करेंगे, हमारा पॉइंटर कहीं पर भी होगा, है ना। हाँ, जब हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो सीधे कहाँ जाएगा, वो सीधे घर की तरफ दौड़ेगा, है ना, जहां से शुरू हुआ है। तो एक्सेल की पहली सेल जिसका एड्रेस पता है A1 ही होता है, वहां वो हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा इस कमांड को। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग, खालिस्तान सीपीयू का वह भाग है जो प्रत्येक ऑपरेशन को नियंत्रित करता है ना, प्रत्येक ऑपरेशंस को नियंत्रित करेगा। देखो यहाँ पे दे रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ये क्या करता है, अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आउटपुट यूनिट तो हमको दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, ये भी नहीं होगा। मेमोरी यूनिट डाटा को सेव करेगा। कंट्रोल कहाँ पे आया, कंट्रोल आएगा भैया कंट्रोल यूनिट के साथ में, है ना, CU जिसे बोलते हैं। तो ऑपरेशन को नियंत्रित या कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल यूनिट ही करेगी, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चंस था, सब लोगों ने लगाया होगा निश्चित तौर पर। जो लोग क्वालिफाई हुए भी है कमेंट में बता दीजिए कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, नंबर्स भले चाहे मत बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने के लिए निम्न में से किस पेस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, है ना। कि आपकी जो रो होगी, ऐसी वाली रो रहती है ना, उसको कॉलम में बदलना है ना, या कैसे कॉलम है उसको रो में बदलना है, हॉरिजॉन्टल करना है ना। तो कौन से पेस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, तो वो ट्रांसपोज बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैसे करेंगे, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लो आपको किसी कॉलम को रो में बदलना है तो कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, ठीक है। अब आप क्या करिए कि पर्टिकुलर उसको आप कॉपी कर लीजिए, पहली चीज, है ना। अब आप क्या करें, दूसरी कोई सेल सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब वो जब पूरा खाली हो उसको सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आप कहा जाएंगे, वही होम टैब में जाइए, है ना। क्लिपबोर्ड हमारे पास में होता है, क्लिपबोर्ड में आप जाइए पेस्ट के अंदर, पेस्ट के अंदर जैसे पेस्ट स्पेशल पर आप क्लिक करोगे वहां पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको अप्लाई कर दीजिए और पेस्ट कर लीजिए, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में जाना है हमको, किस पे जाना है भैया, फार्मूला टैब पर जाना है,
टैब जो ऊपर बनी होती है, होम, इंसर्ट, फार्मूला, पेज लेआउट, जो ऊपर बनी होती है हमारे पास में, उनको बोलते हैं हम टैब। उस पर जाना है हमको, किस पे जाना है, फार्मूला टैब में जाना है, इसके अंदर सारे फार्मूले से हम फंक्शन को इंसर्ट करके ला सकते हैं। तो बिल्कुल आल्ट के साथ में एम हम यूज करेंगे, है ना। और याले जो आल्ट के साथ में कमांड्स हैं, इनको याद करना बहुत आसान है। कि आप खोल लीजिए विंडो को, चाहे एक्सेल का हो या वर्ड को, आल्ट एक बार प्रेस कर दीजिए बस। तो किस किस की को आप यूज कर सकते हो, उन बटन के सामने एक एक लेटर कैसा होगा, हाईलाइट होने लगेगा, है ना। बस उसको प्रेस करना है और आपका वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे रखें, याद रखेंगे आल्ट एम से बिल्कुल क्या खुलेगा, आपका फार्मूला खुलेगा। अगर आप आल्ट एच करते हो तो होम टैब खुलेगी, आल्ट एफ करोगे तो फाइल मेन्यू जो रहता है वो खुलेगा, है ना। आल्ट एन करोगे तो इंसर्ट टैब जो है वो ओपन होगा। ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक लुकअप और रेफरेंस फंक्शन क्या है। ये तो हमारे टेस्ट पेपर जो हमने लगाए थे, टेस्ट पेपर मिले होंगे आपको, उसमें क्वेश्चन होगा, है ना। ये लुकअप वाली जो कमांड है ना, ये ज्यादातर पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको तो हमको याद रखना ही है। बस लुकअप वाले में जाना है, जितनी भी कमांड्स है उसकी लिस्ट को आप याद कर लेना और कुछ नहीं करना है ना। तो लुकअप और रेफरेंस फंक्शन, वी लुकअप कमांड, सिंपल, यहाँ पे भी लुकअप है, यहाँ पे भी लुकअप है ना। और ये कमांड्स वहां पे होती है और हम लोग इसका यूज करते हैं ना। वी लुकअप और ये लुकअप वाली कमांड है, मोस्टली इनका यूज हम क्या करते हैं कि ढूंढने के लिए, सर्च के लिए करते हैं कि हमने पास कोई लिस्ट बनी है और वो लिस्ट हम भूल गए कि कौन सी लिस्ट है, तो हमको कोई कीवर्ड होगा तो कीवर्ड डालकर हम पूरी लिस्ट को सर्च कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर इसका यूज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट कमांड होती है। जब हम एक्चुअल एक्सेल में काम करते हैं तब भी इसका यूज बहुत पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहीं, माया अपने, यही वाला क्वेश्चन है, हाँ यही वाला है। अच्छा, लास्ट 51 नंबर का क्वेश्चन है। माया अपने डेटा को एक रेंज के भीतर फिल्टर करना चाहती है। एक रेंज है, उसके भीतर उसको क्या करना है, फिल्टर करना है, और उन्हें कलर करना चाहती है, फिल्टर भी करना है उसको और कलर भी करना है। एमएस एक्सेल में उसे निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल वो कंडीशनल फॉर्मेट का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट का। और ये आपको कहां मिल जाएगा, ये आपको होम टैब पर ही मिल जाएगा भैया, है ना। हम सॉर्ट पे नहीं जाएंगे, हम फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, हम फिल्टर में नहीं जाएंगे, है ना। होम टैब पे अगर आप होंगे तो एमएस एक्सेल में, है ना, आपको सीधे क्या मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब ये कहां मिलेगा वो बता रहा हूं, होम टैब को आपको बता दिया, कौन से टूल बॉक्स में मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये स्टाइल के अंदर, है ना। कि जैसे आपका इस तरीके से आपने ओपन किया, यहाँ पे आपका टाइटल बार, यहाँ पे आपका होम टैब, है ना। तो होम टैब पर क्लिक करेंगे तो होम टैब के यहाँ पे टूल्स दिखते हैं सारे ऐसे बने हुए, है ना। तो जाके देखिएगा, किसी के नीचे आपको क्या मिलेगा, स्टाइल मिलेगा, स्टाइल लिखा हुआ मिलेगा। तो उस स्टाइल में सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको, वो मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, है ना। तो बस उसको आप देखिए, उसमें टेम्पलेट्स है पहले से बने हुए, आप अप्लाई कर लीजिए सीधे, जैसे हमारे एमएस वर्ड में होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन उसी पैरा में मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल के लिए मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2019 वर्क बुक नेम का एक्सटेंशन क्या होता है। भाई ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया, किस गुने चुने क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है जो हमारे वीडियोस में नहीं है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये हमारे जो हमने जो वीडियो अपलोड की है 1500 क्वेश्चन की सीरीज है, उसी में से सारे प्रश्न आए, है ना। अब इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। बस आपको उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से समझना है, तो आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इस प्रश्न का आंसर हमको पता है कि 2019 की बात कर रहा है ना। तो 2003 तक के जितने भी थे फाइल एक्सटेंशन एक्सेल की वर्कशीट के वर्कबुक के, वो क्या थे, XLS थे। और 2007 और उसके बाद के जितने भी एक्सटेंशन हमारे पास में आए हैं एक्सेल के, तो उसमें क्या जुड़ गया, उसमें X जुड़ गया है। तो XLS X जो होगा ये एक्सेल की वर्कबुक का एक्सटेंशन होगा 2019 में, है ना। और 2007 में भी और 2021 में भी, 2016 में भी, है ना, सभी में यही होगा, 2007 के बाद सभी में। ठीक है, तो ये हमारे पास 52 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्यूटर कवर कर दिए। बाकी जो इसमें क्वेश्चन है वो हम कवर यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना, वो हमारे टॉपिक नहीं है।
हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जस्ट वीडियो अपलोड होगा। जैसे इसकी जो पीडीएफ है आपकी इन क्वेश्चंस की आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। कल हम लेकर आएंगे, मॉर्निंग में लेके आ जाएंगे, हम क्या लेके आएंगे, सेकंड शिफ्ट का, 11 तारीख का सेकंड शिफ्ट का। और शाम तक हम कोशिश करेंगे कि 12 तारीख का ये जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का वो अपलोड कर दे, है ना। 2 दिन में हम सारे क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। तो आप इन प्रश्नों से सीखिए, और जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उन अभ्यर्थियों को जरूर कहेंगे कि हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज से जुड़ जाइए, और हम टॉपिक वाइज भी जो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं उसको अच्छे से तैयार करिए, और एग्जाम को अच्छे से पहले प्रश्नों को समझिए, है ना। अच्छे से तैयारी कर लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।